मुक्ति पथ के इस आयोजन में आप सबका स्वागत है और मैं बहुत आभारी हूँ मुक्ति पथ परिवार का। उन्होंने मुझे इसमें आने का मौका दिया इस प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में अपनी कविताएं और अपना वक्तव्य शेयर करने का मौका दिया। आप सब जो जहाँ से भी जुड़े हुए हैं, आप सब का मैं आभारी हूँ कि आपने अपना समय निकाला। बात मैं शुरू करता हूँ कविता समय का। इस कविता समय में हम जी रहे हैं, यानी कविता समय में होती है, लेकिन कविता का एक अपना समय होता है। जो 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 रियल टाइम है, जो सही, जो यथार्थ समय है, उस यथार्थ समय का एक इमेजिनेटिव इमेजिनरी रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है। इमेजिनरी रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है। लेकिन क्या होता है, प्रायः कविता समय पर बात करते हुए हम समय पे बात करने लगते हैं, जो अपना समय है, यानी यथार्थ समय पे बात करने लगते हैं। यथार्थ समय आधार होता है इमेजिनरी टाइम के कंस्ट्रक्शन का। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि कविता जो है, कविता समय कविता समय अ, जो हमारा होता है, वो एक तरह से जो जो समय में गड़ा होता है, लेकिन समय को पार भी करता है। समय के बियॉन्ड भी जाता है, समय को ट्रांसेंड भी करता है। नहीं तो फिर कविता रचा ही नहीं जा सकता। अगर पूरी तरह से हम समय में गड़े रहेंगे और उनको ट्रांसेंड नहीं करेंगे, तो पोएटिक भाव पैदा नहीं होते। भाव हमेशा समय को ट्रांसेंड करने में, यानी समय में रह के समय को ट्रांसेंड करना। इसको कोई गलत नहीं समझे कि मैं समय का प्रतिकार कर रहा हूँ। मैं समय का स्वीकार करते हुए, समय के भीतर होने को मानते हुए, और ये कह रहा हूँ कि समय को ट्रांसेंड करना। तीसरी बात यह है कि हम लोग जिस समय में जी रहे हैं, उसमें कैसा कविता समय संभव है। हम किस समय में जी रहे हैं। एक, अगर आप देखें तो ये ऐसा समय है जो अगर आप 90 के बाद का डेमोक्रेसी, जो जो ये समय है, ये दो तरह से बनता है। एक, क्योंकि अब कोई भी समय सेक्लूडेड नहीं हो सकता, ये आइसोलेशन में कोई समय नहीं बन सकता। ये समय एक डेमोक्रेटिक जो स्टेट है, उसके इन्फ्लुएंस में, विकास की गतिकी के दबाव में, चेंज और परिवर्तन की जद्दोजहद और कशमकश में, आगे बढ़ने की जद्दोजहद, पीछे छूटने की अवस्थिति, होप एंड डिस्पेयर, आकांक्षा और आकांक्षा के नहीं पूरा होने का मोहभंग, इन सब से मिलके एक समय बना है। ये समय भी बनता है, और ये समय तो विशेष रूप से उससे ही बनता है। 90 के बाद जो एक बहुत विचित्र परिवर्तन हुआ, जो एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ राजा, हमारे ही समाज में नहीं, पूरी दुनिया के समाज में। और वो परिवर्तन हुआ जो न्यू लिबरल इकोनॉमी का पूरे दुनिया के देशों में, पूरी दुनिया में प्रभावी होना। भारत में तो 90 के बाद न्यू लिबरल इकोनॉमी लागू ही हुई। और इस न्यू लिबरल इकोनॉमी ने बाजार की जो आक्रामकता है, बाजार का जो उसको, उसके लिए पूरे समय को खोल दिया, और समय और समाज को खोल दिया। और इस आक्रामकता में जो वल्नरेबिलिटी है, वो बढ़ने लगी। जब जब बाजार आक्रामक होता है, तो बहुत सारी कम्युनिटीज जो पहले स्टेट प्रोटेक्शन या सोशलिज्म के कारण जो जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है, या
हमारे यहाँ भी जो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, उनमें जो कम्युनिटीज़ को एक प्रोटेक्शन मिलता था, वो प्रोटेक्शन बंद हो गया या बंद होने जा रहा है या बंद हो रहा है। और ऐसे में सपोर्ट है स्टेट, जो भी स्टेट की तरफ से पहुंचता है, वो एक तरह के इंसेंटिव के रूप में लिया जाता है कि हमें लाभ है तो लाभ का सर्टेन हिस्सा हम कम्युनिटी में शेयर करें, बट वो कोई अधिकार नहीं होता किसी का। जो न्यूलिबरल इकोनॉमी जो है वो राइट बेस्ड जो जो एग्जिस्टेंस है, जो जिस मानवीय स्थिति में जो अधिकार का अर्थ है, उसको डाइल्यूट कर देते हैं। तो एक तो बाजार की आक्रामकता, दूसरा राइट बेस्ड जो क्लेम्स हैं उनका डाइल्यूशन, तीसरा जो परिवर्तन हुआ वो ये हुआ कि इस समय में चूंकि बाजार अपने साथ लालच का लालच की पूरी जो जो संस्कृति है उसको पैदा करती है। ग्रीड, लालच, लोभ, लालच लोभ हमेशा रहे हैं हमारे समाज में, वो मानवीय स्थिति के अंश हैं। अगर आप मानव हैं तो उसमें लालच भी होगा, लोभ भी होगा। इवन चाणक्य भी कहते थे कि भाई वो भी लालच की शक्ति को स्वीकार करते थे। आपने पढ़ा ही होगा कि बहुत सारे संत वे संत हो जाते हैं, ये इस तरह के जो ग्रीड्स के कारण हुए हैं हमारे। हालांकि संतन को कहाँ से पुरुष काम की भी ट्रेडिशन है हमारे यहाँ, लेकिन वो जो लालच है, वो लालच हमारे उस लालच का बहुत विस्तार हुआ है इस समय। उसके बाद पांचवी चीज क्या हुई है कि जो अस्मिताएं हैं, यानी अस्मिताओं का स्फोट, क्योंकि हर जो व्यक्ति है वो शक्तिवान होना चाहता है, हर समूह शक्तिवान होना चाहता है, और शक्तिवान होने के लिए या एक तरह की इमेंसिपेशन चाहता है, एक तरह का दबाव से मुक्ति चाहता है, और उसके लिए वो स्मिताओं का स्फोट इस समय में हुआ, इसी समय में उसको एक समय में पॉजिटिव माना गया कि वो एक पॉजिटिव उभार है, और एक समय में वो पॉजिटिव उभार पॉजिटिव अर्थ भी दिया उसने। लेकिन एक समय के बाद क्या होता है, अस्मिताओं की जो प्रॉब्लम है वो ये होती है कि वो एक समय के बाद पहले जो इमेंसिपेटरी होती है वही एक समय के बाद ऑप्रेसिव होती है। यानी उन्हीं अस्मिताओं के मूवमेंट के कारण एक उन्हीं समूहों में एक समाज पैदा हो जाता है, जो उन्हीं समाजों के जो अन्य जो छोटे तबके हैं, पिछड़े तबके हैं, उनकी उसको स्वीकार नहीं करता या उन तक लाभों को नहीं जाने देता। वो शक करने लगता है। न्यूलिबरल टाइम में जो अस्मिताओं ने मुक्ति का रास्ता खोला, वहीं उन्होंने मुक्ति के कई रास्तों को बंद भी किए, और कईयों के लिए मुक्ति के रास्ते बंद भी किए। एक उन समाजों में एक तबका पैदा हुआ, चाहे वो आप विमेन को ले लें, चाहे आप दलित को ले लें, चाहे आप किसी भी कम्युनिटी को ले लें, जो जो उन आइडेंटिटीज़ के का आगे बढ़ा हुआ तबका है, लेकिन वो अन्य पीछे छूटे हुए लोगों के बारे में उतना नहीं सोचता, क्योंकि उसके भीतर भी एक मिडिल क्लासनेस पैदा हो जाती है, और वो मिडिल क्लासनेस नॉट इन पॉजिटिव सेंस, इन नेगेटिव सेंस, वो एक मध्यवर्गीय लोलुपता को जन्म देती है। तो इस तरह से हम ये जो समय है, इस समय में ही जो पूरी दुनिया में आपने देखा होगा, जब ये अस्मिताओं का मूवमेंट चला, तो किस तरह से एक हमारे जो अपने रूट की तरफ जाने की चाह बढ़ी, और उस रूट की चाह का कई बार पॉजिटिव अर्थ भी हुआ और कई बार नेगेटिव अर्थ भी हुआ। कई जगह लोग अपने डीएनए टेस्ट कराने लगे अपने रेस पता करने के लिए,
डीएनए टेस्ट कराने लगे हम किस रेस के हैं। ये जो रेस का सेंस है, जो जाति का सेंस है, हमारे हम दूसरों को अलाउ नहीं करेंगे। आपने फ्रांस में देखा हो सुना होगा पगड़ी पहनने के कारण सिखों को रोका गया। और ऐसे ही हर हर समाज एक्सक्लूजनरी हुआ, एक्सक्लूजन पैदा हुआ। तो एक तरफ तो बहुत प्रोग्रेसिव समय दिखता है, भी बहुत हम आगे बढ़ रहे हैं, ग्लोबल टाइम है, हमारे पास मोबाइल की शक्ति है, स्मार्टफोन है, साइबर स्पेस है, फेसबुक है, ट्विटर है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन दूसरी तरफ हम कैसे एक छोटे से छोटे होते जा रहे हैं, हमारी जो महानता है वो कैसे कम होती जा रही है, खंडित होती जा रही है। जिसको कि अम्बेडकर कहते थे कि एक समय के बाद हमें ड्रॉप इन द ओशियन होना होगा। एक ओशियन की बूंद की तरह, जैसे बूंद समुद्र में समाहित हो जाती है, हमें भी समाहित होना होगा। और उस समाहित होने का जो प्रोसेस है वो इस समय टूटता है, रप्चर होता है इस न्यू लिबरल टाइम। यही न्यू लिबरल टाइम ऐसी कंडीशन तैयार करती है जिसमें बहुत सारे जो कम्युनिटीज़ को लगता है कि उनके अपने अधिकार अ, छीन रहे हैं, डायल्यूट हो रहे हैं। तो ये तो हुआ जो स्ट्रक्चरल टाइम, ये मैंने कहेंगे कि इसको समय की जो ठोस परिभाषा है, ये है हमारे समय। लेकिन इस समय में ये जो भाव क्या हो, यानी भावों की गति क्या हो रही है, भावों की गति क्या हो रही है। भावों की गति ये हो रही है कि इसी समय में जब हम इस तरह के वस्तु सत्य में सत्य स्थिति सत्य के यथार्थ की स्थिति में रह रहे हैं, तो एक तरफ हमने लालच का भाव, यानी इन्वेस्टमेंट, सेविंग, लालच, लोभ, करप्शन, ये बढ़ रहा है। दूसरी तरफ हमारी जो व्यापकता है मन की, वो भी खंडित हो रही है। तीसरा, हम इतना ज़्यादा फ्रैगमेंटेड और लगता है कि हम सब एक साइबर कम्युनिटी के हिस्सा है। यानी हम अपने दुख सुख बांट सकते हैं फेसबुक पर, खाने खाने से लेके पानी पीने तक सब कुछ कर सकते हैं। वो सब हो रहा है। वो एक तरह का एक कई बार लगता है कि बड़ा डेमोक्रेटिक एक स्फीयर क्रिएट करता है टेक्नोलॉजी। लेकिन वही टेक्नोलॉजी हमें हमारी जो सच की सामाजिकता है, यानी सच में जो सामाजिकता है, उसको भी खंडित करता है। आपने किसी को सिर्फ मैसेज कर दिया और आपको लगता है कि आपने अपनी भूमिका खत्म कर दी। आप देखिए तमाम पॉलिटिकल लीडर्स ट्वीट करके और बैठ जाते हैं, उनको लगता है उन्होंने ट्वीट कर दिया और उनका काम खत्म हो। पहले नेता जाते थे, समूहों के साथ मिलते थे, रहते थे, उनके यहाँ खान मतलब समय देते थे, तो ये सारा होता था। लेकिन अब वो सब चीज़ें क्योंकि एक नई तरह की मोरालिटी पैदा हो गई है जो कि साइबर मोरालिटी है। इन साइबर मोरालिटी में आप को एक मानसिक सुख भी मिल जाता है और उसको भी लग जाता है जिस आदमी के चलो इनका मैसेज तो आया था ना, उन्होंने मैसेज किया, इतने पे वो संतोष कर लेता है। इसी बीच में ये कोरोना का पूरा जो कोविड का टाइम आया, ये भी हमारे ही समय का सच है। और इसने क्या किया, पहली बार इसने आ, जो हमारे 90 का जिसको हम कहते हैं लॉन्गे डुरे, 90 को हम लॉन्गे डुरे कहते हैं, हम कहते हैं कि 90 इज कंटिन्यूइंग। उस 90 को उसने फ्रैक्चर किया। यानी उसने कहा कि ये उदारतावाद, ये जो ग्लोबलाइजेशन, ये जो आइडेंटिटीज, इन सबों का कोई मतलब नहीं है। घरों में रहो, दूरी बरतो, मास्क लगाओ, बाहर पढ़ने जाना है तो मत जाओ, विदेशों में नौकरी मत करो, अपने अपने लोकल रूट्स, लोकल जगहों पे रहो, बी लोकल। ग्लोबल का पूरा नोशन को उसने खंडित कर दिया। जो पूरे मॉडर्निटी का जो शक्ति थी उसको छीन कर दिया। स्टेट राज सत्ताओं को उसने नाको चने चबवा दिया। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि इसमें एक फंडामेंटलिस्ट स्टेट का उदय हुआ और हर जगह जो जो शासक है वो महत्वपूर्ण हुआ। लेकिन एक दूसरी व्याख्या ये भी है कि हर जगह शासक भी नाको चने चबाने लगा, चबाने के लिए मजबूर हुआ।
क्योंकि एक ऐसा वायरस पैदा हुआ जो न बंदूक से हार सकता था, न तेज धूप से हार सकता था, न बहुत मुश्किल से उसको टेम किया जा रहा है। अभी भी कितना टेम होगा कहना मुश्किल है। तो ये लगता है कि ये भी हमारे ही समय का सत्य है। मैं कभी-कभी लोगों से कहता हूँ कि भई ये दुर्भाग्य था कि हम लोग इस समय हम लोगों को भी ये देखना था। यानी ये जो कोरोना का पूरा कोविड का जो टाइम है वो हमें भी देखना था। तो ये भी हमें भी देखना पड़ रहा है। तो ये भी हमारे समय का ही सत्य है। तो अब इस समय सत्य में एक भाव पैदा होता है। वो भाव जैसा मैंने बताया आपको कि विखंडन, फ्रैक्चरिंग, आइसोलेशन, लोभ, लालच, हीट्स, इस तरह के भावों का मानवीय जो सहज मूल्य हैं उनका क्षरण, उनका खींचते जाना, उसका समय। इसके इसके इससे खिला इस समय होने का मतलब ये मेन ट्रेंड हो सकता है, लेकिन इसका सबवर्जन भी है। इसके विरुद्ध प्रयास भी चलते रहते हैं लगातार। समय शायद समाज इसी से बनता है कि जो मेन ट्रेंड्स होते हैं उनका सबवर्जन साथ-साथ चलता रहता है। उनका अल्टरनेटिव साथ-साथ जी रहा होता है, उनका प्रोटेस्ट साथ-साथ चल रहा होता है। तो वो सब भी चल रहा है। जैसे कोई आप लोग एक प्रोग्रेसिव ग्रुप बना के आप लोग कुछ कर रहे हैं, आप तो आप इस कहते हैं इसको सबवर्ट करना चाहते हैं, ये जो टाइम कल्चर पैदा हुआ है। और इसी बीच में इसी से हम हमारा जो समय जो है बनता है। और तो इस समय में जब ये भाव हमारे डोमिनेंट है इस समय, तो ऐसे समय में इसका प्रतिकार क्या हो सकता है? तो मुझे लगता है इसका प्रतिकार भी चल रहा है और ये प्रतिकार हमारे समाज में ही मौजूद है। और सवाल है उसको खोजने का और उसको पुनः संयोजित करने, फिर से उसको नया अर्थ देने, उसको फिर से अ, नए तरह से उसको गढ़ने का, ये हमारा हमारा जो चुनौती है, जो हमारा जो चैलेंज है वो ये है। जैसे आप देखिए भारत में सबसे ज़्यादा जो जो परभक्ति का जो क्षेत्र या भक्ति आंदोलन था, जो भक्ति आंदोलन था, वो भक्ति आंदोलन ने किसका प्रतिकार किया? ये भाव जो आज इतनी पावरफुल है, उनका जो जड़ था, जब जो वो भाव फिनोमेना बन रहे थे, तो भक्ति आंदोलन उनका प्रतिकार किया। भक्ति आंदोलन की पूरी कविता लोभ, लालच, अ, संशय, अ, इन जो विखंडन, सामूहिकता का लोप, इन सब का प्रतिकार है। और अपने बड़े अर्थों में उसके और भी अर्थ हैं, लेकिन इतना तो बहुत साफ है कि वो इन सब मूल्यों का अवमूल्यनों का प्रतिकार है और वो हमारी कविता ट्रेडिशन का हिस्सा है। तो हमारी जो आज की कविता है, वो कविता का उससे क्या रिश्ता हो सकता है? क्या उससे कोई रिश्ता है कि नहीं है? वो रिश्ता बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अब आप देखेंगे कि ज़्यादातर कविताएँ जो लिखी जाती हैं, जो लिखी जा रही हैं, वो उनकी 2 प्रवृत्तियाँ आप साफ देखेंगे। एक प्रवृत्ति जो है वो ये है कि उसमें जो अर्बन मॉडर्निटी या अर्बन जो सोशल डिस्कोर्स का बहुत दबाव है। बेसिकली मिडल क्लास, अर्बन मिडल क्लास की कविता। जो उन्हीं अच्छा वो अर्बन मिडल क्लास जो डीरूटेड है, जिसका अपना जड़ नहीं, वो उसकी कविता जो माइग्रेट करके आ चुका है विभिन्न कारणों से, और माइग्रेट करके आके अपनी जड़ों के साथ केदारनाथ सिंह की तरह जुड़ा नहीं रह करके उसने एक अ, जहाँ जिस डेस्टिनेशन पर है वहाँ ही वो एक तरह का अपनी मैच खेल रहा है, या आप कहिए डिकॉन्स्ट्रक्ट कर रहा है, या उसको क्रिटिक कर रहा है, या उसको एडजस्ट कर रहा है, या उसके साथ एकोमोडेट करने की कविता लिख रहा है, उस पर रिएक्ट कर रहा है। तो ये मूल कविता और उसी में
ऑपरेशन के खिलाफ, इमेंसिपेशन के खिलाफ, और सारी भाव से हम खुश हो लेते हैं, तुष्ट हो लेते हैं, वे हम कर रहे हैं ये सब। लेकिन एक जो बड़ा जो वो है, जो बड़ा फलक है कविता का, वो है हमारी जो भक्ति कविता का जो पूरा परिप्रेक्ष्य, पूरा जो मानस है, जो भारतीय जनमानस है, वो भक्ति की लोक कविता से बनी हुई है। गांव में आप औरतों से बात करें, पुरुषों से बात करें, किसानों से बात करें, सब उसी में जीते हैं। उन्हीं मूल्यों, जो मूल्य उनको मिले हैं भक्ति अ, चेतना से, उसमें जीते हैं वो। और भक्ति चेतना मैं मध्यकाल से ही नहीं मानता, उससे पहले से भी वो उसका रिश्ता होगा। लेकिन मूलतः कबीर, रविदास, शिव नारायण, इन सब की का बहुत गहरा असर है भारतीय लोग पर। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी माँ एक गीत गाती थी, जो जाता किसने का गीत था। और वो भी एक अ, शिव नारायण का लिखा हुआ था। स्वामी शिव नारायण का एक बहुत लोकप्रिय पंथ है, जो दलितों में बहुत लोकप्रिय है। और उसमें वो गीत गाती थी इसको, उनका बयान करती है वीडियो लाइफ में। वो उसी तरह से तो हमारी माँ की जो चेतना थी, वो भारतीय लोक से बनी थी, ग्रामीण लोक से बनी थी, जो भक्ति के मूल्यों को अपने भीतर समाहित किए हुए थे। वैसे ही दलितों की पूरी जो हमारे में, मैं दलित के पॉलिटिकल कैटेगरी के रूप में नहीं कहता हूँ, लेकिन हमारी एक मैं कई जगह इसका जिक्र कर चुका हूँ, यहाँ भी मैं करता हूँ कि मैं अपने गांव से आ रहा था, और रास्ते में बाजार, थोड़ी देर बाद 2 कोस बाद बाजार है, तो 2 कोस की दूरी आपको खेत के रास्तों से, मेड़ों से चल के जानी होती है। तो मैं जा रहा था, तो एक किसान खेत कोड़ रहा था। और वो किसान नहीं था, मतलब दलित था, जो भूमिहीन लेबर था, जो दलित समुदाय से था। तो वो खेत कोड़ रहा था, और वो ये गा रहा था, का हुई राई राई पाई पाई जोड़ के, एक दिन उड़ जई हैं सुगनवा पिंजड़ा के छोड़। तो ये जो राई राई पाई पाई जोड़ने की संस्कृति है, जो आधुनिकता और लिबरल इकोनॉमी के दौर में और ज़्यादा सबल हुई है, उसका प्रतिकार, ये प्रतिकार की चेतना एक खेत कोड़ता हुआ दलित, भूमिहीन लेबर कर रहा है। उसके पास ये चेतना कहाँ से आई? वो कबीर, रविदास, श्री नारायण की ये चेतना है जो उसको। सवाल है कि उस कविता, उसका आज की कविता के साथ क्या रिश्ता हो? उसका कोई रिश्ता होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं? और तो क्या हिंदी कविता अपने आप ही का पुनर्मूल्यांकन करेगी, या करती है, या नहीं करती, या वाह वाह आहा आहा में ही हम लोग आ, खुश हैं? आ, तो ये हमें सोचना होगा। और मुझे लगता है कि आ, और कभी भी वाह वाह आहा से आप मुक्त नहीं हो सकते। ये एक मानवीय वो है। लेकिन हमें कोशिश ये करना होगा कि हमें अपने समय के जो डोमिनेंट ऑप्रेसिव मोड्स हैं, उनसे लड़ने के लिए अपने ही समाज में निहित लोकप्रिय, लोकप्रिय शब्द को आप हटा भी सकते हैं, लोक स्रोतों को री इन्वेंट करके, उन्हें नए अर्थ दे करके, और उन्हें अपनी काव्य शक्ति बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तभी मुझे लगता है कि हम एक कहते हैं ना, कंटिन्यूम ऑफ पोइट्री ऑफ टाइम खड़ा कर पाएंगे, एक समय का निरंतर्य। यानी नहीं तो फिर हमारा समय एक फ्रेगमेंटेड, फ्रैक्चर्ड, स्टॉप टाइम हो जाएगा, फिक्स टाइम हो जाएगा। हमारा समय हमारा ही समय है। वस्तुतः हमारा समय हमारा ही समय नहीं है। हमारा समय लंबे लॉन्ग, जिसको हम लोग लॉन्गे डोरे कहते हैं, लंबे समय से चलता आ रहा समयों का एक एक विस्तार है या विकास है। जिसको डेविएशन कहिए, उसमें डेविएशन के भी तत्व हैं, उसमें विचलन के भी तत्व हो सकते हैं, प्रोग्रेस के भी तत्व हो सकते हैं, सर्कुलरिटी भी हो सकती है।
टाइम इज लीनियर और टाइम इज सर्कुलर और टाइम इज सर्पाकार, ये जो पूरा डिबेट। तो बहुत तरह से समय को हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि ये जो समय का जो अर्थ है वो हमारे लिए और हमारी कविता के लिए ये समझने की ज़रूरत है कि हमें एक टाइम एज ए ट्रेडिशन और टाइम एज ए रप्चर्ड आइसोलेटेड टाइम, हमें क्या है हमारे पास, हम कौन से समय को चाहते हैं। अगर आप रप्चर, जो मॉडर्निटी कहती है कि नहीं टाइम एज ट्रेडिशन का कोई मतलब नहीं, टाइम जो है आपके लिए एक आपका समय है, आप एक आइसोलेटेड रुका फिक्स्ड और रुका हुआ समय। लेकिन मुझे लगता है कवि का समय कभी भी ये रुका हुआ फिक्स्ड मॉडर्निटी का टाइम नहीं होता, वो एक ट्रेडिशन का टाइम होता है। लेकिन दुर्भाग्य से बहुत सारी कविताएं, मैं सारी की बात नहीं कह रहा हूँ, हमारे समय में ऐसी रची जाती हैं जो, चाहे वो कई बड़े कवियों का देख लें, चाहे वो अपने उनके लिए समय एक मॉडर्निटी, उस मॉडर्निटी का टाइम है जो रिग्रेसिव है, जो आपसे कई अच्छी तत्वों को छीन लेती है। वो जो समय है, उनका समय जो है वो सिर्फ उन्हीं का समय है, एक इंडिविजुअलिस्टिक टाइम है, वो कलेक्टिव टाइम नहीं है, वो एक इंडिविजुअलिस्टिक टाइम है। और वो कहते हैं, वो डिफेंड भी करते हैं कि नहीं, टाइम को इंडिविजुअलिस्टिक ही होना चाहिए। और वैसी ही कविताएं भी लिखते हैं, वैसी उसको उसके लिए पूरा आर्गूमेंट खड़ा करते हैं, डिस्कोर्स खड़ा करते हैं। सवाल ये है कि क्या हम उनसे बहस करें या बहस न करें, और बहस न करें, करें तो फिर क्या करें। बहस करने का सिर्फ बहस करें या फिर अपने लिए एक टाइम के नए अर्थ को इन्वेंट करें, और वो इन्वेंशन हमारी पोइट्रिक मैनिफेस्टेशन का हिस्सा कैसे, ये दूसरा सवाल है कि अगर हम इन्वेंट भी करते हैं तो वो हमारे पोइट्रिक मैनिफेस्टेशन का हिस्सा कैसे बने। और उसको बनाने के लिए हमारा जो हैबिटस है, हमारा जो जो मानवीय संस्कार है, या हमारा जो व्यक्तिक संस्कार है, वो कितना तैयार है। क्योंकि बिना अपने व्यक्तित्व में उसके लिए ग्राही हुए आप उसका उपयोग भी नहीं कर सकते। आप उस समय को इन्वेंट करके ठस और ठोस होने के लिए छोड़ दें, उसका एक क्रिएटिव मैनिफेस्टेशन आपके जीवन में शायद नहीं हो पाए। तो ये मुझे समय, तो मैंने ये कहा कि समय एक तरफ अ, यथार्थ समय होता है, दूसरी तरफ कविता समय होता है। कविता समय कैसे यथार्थ समय पर आधारित होकर भी उसको ट्रांसेंड करता है, और कविता समय कैसे उसका जो मटेरियल का कल्चर का जो सुपर स्ट्रक्चर है, अगर मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में है, तो एक खास तरह से सुपर स्ट्रक्चर और उसका रिश्ता होता है। लेकिन वो उतना फिक्स्ड और रिजिड नहीं होता जैसे कि हमने अपनी व्याख्याओं में बना रखा है। तो वो भावों की दुनिया कैसी होती है। मैंने बताया कि कैसे लिबरल, यानी 90 के बाद 90 का लॉन्ग लिबरल बना, उसकी क्या शक्तियाँ थी, क्या सीमाएं थी, कैसे उसने हमारे समाज, राज्य उसको बदला, कैसे एक बाजार की शक्ति प्रमुख हुई, कैसे वल्नरेबिलिटी बढ़ी, और वल्नरेबिलिटी बढ़ी तो वल्नरेबिलिटी को एक कविता भी चाहिए। लेकिन क्या वो हमारे पास उसकी कविता है, यानी बाजार में वल्नरेबल हो रहे कम्युनिटीज की कविता हमारे पास है। कविता है, लिख रहे हैं लोग, लेकिन क्या वो कविता बड़े रेंज की कविता हो पाती है? अगर हो पाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाती है तो क्यों नहीं हो पाती है? तो उसका कारण अगर हम सोचते हैं तो हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि कैसे टाइम का अर्थ हमारे कवि लेते हैं। हमारे टाइम एज इंडिविजुअल टाइम, टाइम एज ए सेक्यूरेड आइसोलेटेड स्पेस, कि मेरा समय मेरा ही समय है और मेरे लिए ही है, या टाइम एक कलेक्टिव टाइम है, टाइम एक टाइम एज ट्रेडिशन है, या टाइम एज रप्चर है। तो टाइम एज ट्रेडिशन अगर है तो आपको ढेर सारे कल्चरल रिसोर्सेज मिलेंगे जिसको आप इन्वेंट करके और री इन्वेंट करके कविता में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं।
और उसमें मुझे लगता है भक्ति चेतना एक बहुत शक्तिवान चेतना है, जिसको अभी ठीक से रीइन्वेंट हिंदी कविता में शायद किया गया है। बहुत अच्छी कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन नए समय में वो हमारे लिए एक शक्ति हो सकती है कि इस समय के ये पूरा जो लोभ लालच ग्रीड इंडिविजुअलिज्म इनका प्रतिकार कर सके उस भाव से। लेकिन वो भाव कॉपी करके तो कर नहीं सकते कबीर की तरह। उसको एक वो भाव कैसे कहते हैं ना, विश्वविद्यालय कहते थे शक्ति की करो मौलिक कल्पना कैसे हो सकता है। और मौलिक कल्पना करना ना करना हमारे बस में है या नहीं भी है, यानी उसके लिए आपका जो पूरा मानस उसके लिए तैयार होना चाहिए, प्रिपेयर होना चाहिए। जो मानस उसको जैसे जब जैसे ही वो बीज गिरे वहां पर वो पौधा बन गया, उसके लिए खेत तैयार होना चाहिए, माटी पानी आपके भीतर बनी होनी चाहिए। तो वो खेत कैसे तैयार होगा, वो इसका कोई रेडीमेड आंसर नहीं है, इसका कोई नोट्स नहीं है, इसकी कोई पूंजी नहीं है। ये एक बहुत कवि का अंतः संघर्ष होता है, कवि का कि कैसे वो अपने को रूट करेगा, कहाँ रूट करेगा, जिससे वो जो अपने डिपार्चर को तय कर सकता है। और यात्रा उसकी कब तक चलेगी, कहाँ तक चलेगी, कब रुक जाएगी, ये सारा जो जितना जितना आपके पास ईंधन होगा उतनी दूर तो गाड़ी चलेगी। तो वो ईंधन कैसे भरते रह पाएंगे हम, वो ईंधन कहाँ से आएगा, समाज में वो स्रोत कहाँ है जिनसे हमको वो मिलेगा, और अगर हैं तो हमारा उनके साथ रिश्ता कैसा है, क्योंकि रिश्ते से ही स्रोतों का नया अर्थ मिलता है। रिश्ते ही वो लेंस हैं जिनसे आप उसमें कविता देखते हैं या कविता पाते हैं। रिश्ता not with person to person, also with time, रिश्ता with सोसाइटी, रिश्ता with हम लोग कहते हैं संवेदनशील होइए। ये संवेदनशील होना क्या है, संवेदनशील होना वही है कि आपकी रिलेशनशिप कैसे फोर्ज होती है उसके साथ। तो ये मुझे लगता है कि ये सारा जो सारी जो बातें हैं ये महत्वपूर्ण है। मैं एक कवि के तौर पर ये समझता हूँ कि आज बहुत ही एक ऐसा कठिन समय है, हर आदमी कठिन समय का एहसास कर रहा है, लेकिन उस कठिन समय की कविता कितना है हमारे पास ये कहना मुश्किल है, या हम पोएटिक रूप से कितना रिएक्ट कर पा रहे हैं ये कहना मुश्किल है। कविताएं खूब लिखी जा रही हैं, कविताएं खूब, तो छपने की जरूरत भी नहीं है, आपके पास फेसबुक है और आपके पास डाल दीजिए कविताएं, तो वो सब है। लेकिन वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़े परिदृश्य में हमें उनको रीइन्वेंट करना होगा और उनको लिखना होगा। और अच्छा वो क्या है क्या नहीं है वो किसी के कहने से नहीं होगा, वो खुद आपकी रचना ही बता देगी कि वो रचना, उस रचना का रेंज क्या है, उस रचना की शक्ति क्या है, उस रचना का ताकत क्या है। ये मुझे लगता है कि ये अ, बात है जो हम कहना चाहेंगे कि हमें उस मानस को तैयार करना है जिसमें जो भी मार्जिन पैदा हो रहा है, जो भी मार्जिनलिटीज़ बढ़ रही हैं, जो वनरेबिलिटी बढ़ रही है, उन मार्जिनलिटी और वनरेबिलिटी की कविता खड़ा हो पाए। और वो कविता हमारे मान उसके लिए हमारा मानस, हमारा हैबिटस कितना तैयार है ये सोचना जरूरी है। और समय को हम कैसे अपने सही अर्थ में हम अपने समय को कैसे अपने भीतर रिसीव करते हैं, कैसे उससे अपनी कविता की शक्ति को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो मैं जो इंडिविजुअलिस्टिक टाइम है उसको क्रिटिक कर रहा हूँ। मैं एक कलेक्टिव टाइम, एक टाइम है ट्रेडिशन, ट्रेडिशन में भी बहुत तरह के ट्रेडिशंस हैं। मैं एक ऐसा ट्रेडिशन की बात कर रहा हूँ जो जो एक तरह से
ऑपरेसिव प्रेजेंट को का प्रतिकार करे और उसके लिए जो अपना नया रिश्ता उन स्रोतों से बना पाए, सामाजिक स्रोतों से, उसकी मैं बात करूँ। तो मुझे लगता है यहाँ पर मैं अपनी बात समाप्त करूँगा और अब इसके बाद जैसा कि मुझे बताया है साथियों ने कि इसके बाद आप कुछ कविताएँ पढ़ें, तो मैं 40-45 मिनट तो नहीं पढ़ पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ कविताएँ मैं अपनी मेरे जो 4 संकलन हैं, 4 संकलन में से 3 संकलन से कुछ कविताएँ पढ़ूँगा। सबसे ज़्यादा मैं नई कविता संकलन से पढ़ूँगा और उसके बाद अ अ, जो 2 संकलन हैं उनसे पढ़ूँगा और देखते हैं हाँ, मैं शुरू करता हूँ जो मेरा ये नया संकलन है जिसका नाम है तुमड़ी के शब्द, जो अभी कुछ दिन पहले लगभग 7-8 महीने पहले छप के आई है और इसमें एक कविता है जो उसका शीर्षक है बेगमपुरा एक्सप्रेस। मैं इससे शुरू करता हूँ और इसमें आपको वो बातें लगेंगी जो प्रपोज भी किया है थ्योरेटिकली, उसकी कुछ आभा भी आपको मिलेगी। अमरपुर से बेगमपुरा तक चलती है एक ट्रेन, बेगमपुरा एक्सप्रेस। सुबह 5:10 पर बिल्कुल ब्रह्म बेला में टिकट काउंटर पर बैठा है क्लर्क टिकट लेकर। कहते हैं कि पैसे से मिल जाता है सब कुछ, पर लोग हाथ में ले खड़े हैं पैसे, रुपए, एटीएम कार्ड। टिकट बाबू फिर भी उन्हें टिकट नहीं देता। टिकट बाबू फिर भी उन्हें टिकट नहीं देता। कतली, खूनी, बलात्कारी, बेईमान, चालू, फ्रॉड, लंपट, हिंसक, झूठ, बवाली, सुल्तान साहिब, मालिक, इन सबको नहीं मिलेगा टिकट। दंभी कवि, सत्ता के बौद्धिक सब खड़े रह जाएंगे और नहीं मिलेगी उन्हें इस ट्रेन की टिकट। टिकट बाबू अगर इन्हें बेचना भी चाहेगा तो उसके हाथ बेकार हो जाएंगे। टिकट बाबू अगर इन्हें बेचना भी चाहेगा तो उसके हाथ बेकार हो जाएंगे। जो ढाई आखर जानता होगा वही बेचेगा टिकट, जो ढाई आखर जानता होगा वही पाएगा टिकट। लहरों से आए तारों को, कोमल मन सुकुमारों को, सराय के मालिकों को तो नहीं, पर सराय में रुकने वालों को मिल जाएगी टिकट बाबू। सोना ले लो, चांदी ले लो, मुहरे और मोती ले लो, पर दे दो मुझे टिकट बाबू। सोना ले लो, चांदी ले लो, मुहरे और मोती ले लो, पर दे दो मुझे टिकट। कई दशकों से मैंने कोई यात्रा नहीं की, कई दशकों से मैंने कोई यात्रा नहीं की है। मैं जाना चाहता हूँ बेगमपुरा। ट्रेन खुलने लगी है, हरे पंछी पेड़ से उड़ने लगे हैं। ट्रेन में घाना बैठे हैं, पीपा बैठे हैं, बैठे हैं सेना नाई। ट्रेन खुलने लगी। ये पहली कविता थी। दूसरी कविता है भदोही बस स्टैंड पर। बांधे मुरेठा, सर में पंख खोसे, ऊंट में सुर्ती बांधे, मार्किन का कुर्ता, अल्मुनियम का लोटा, आम छाप बीड़ी और सतुए की रोटी बांधे गठरी में कबीर खड़े थे भदोही बस स्टैंड पर। कबीर खड़े थे भदोही बस स्टैंड पर बस के इंतजार में। यहाँ तो हद बेहद दोनों चला गया, अब यहाँ रहकर क्या हो। यहाँ तो हद बेहद दोनों चला गया, अब यहाँ रहकर क्या होगा। चलो और कहीं चलो। ओस, धान की फुनगी,
गेहूं के पौधों की डाली की चमक और नदी का पानी, जिन सब से मैं गढ़ रहा था एक सुंदर चांद, सब नीलाम। ओस, धान की फुनगी, गेहूं के पौधों की डाली की चमक और नदी का पानी, जिन सब से मैं गढ़ रहा था एक सुंदर चांद, सब नीलाम हो गया। यह बस अगर नहीं भी मिली तो क्या, चला ही जाऊंगा किसी और बस से। कंडक्टर ने अगर टिकट का पैसा न होने के कारण बस से उतार भी दिया तो क्या, चला जाऊंगा कहीं और। चिड़ियों की आवाज के पंखों पर सवार चला जाऊंगा गाजियाबाद, वहीं लगाऊंगा अपना ठौर। पर गाजियाबाद में भी जहां जाऊंगा बुनने काटने, वह जगह वह करखा भी कोई ना कोई खरीद रहा होगा, कोई ना कोई बेच रहा होगा। पर गाजियाबाद में भी जहां जाऊंगा बुनने काटने, वह जगह वह करखा भी कोई ना कोई खरीद रहा होगा, कोई ना कोई बेच रहा होगा। खंजड़ी की आवाज को मन में सुमिरते सोचा कबीर ने, कोई बात नहीं, कहीं कुछ नहीं होगा तो सूरत चला जाऊंगा। यह सोचते कबीर यह भूल गए थे कि सहमत के अनहद नाद के बावजूद वहां पिजाए जा रहे थे कई खंजर उनके इंतजार में। मैं चिंतित हो मैंने चिंतित हो जब उन्हें यह बात याद दिलाई, तो उन्होंने उदासी भरे स्वर में कहा, कोई बात नहीं, जब कहीं भी नहीं रहने दोगे आप लोग, जब कहीं भी नहीं रहने दोगे आप लोग, तो जो चांद मैं गढ़ रहा था तुम लोगों के लिए, उसे लेकर मैं अमरपुर चला जाऊंगा। तो जो चांद मैं गढ़ रहा था तुम लोगों के लिए, उसे लेकर मैं अमरपुर चला जाऊंगा। यह कह वे अजब बेचैनी से अपनी मार्किन की बंडी में कुछ टटोलने लगे, मानो अपनी बगली में चांद ढूंढ रहे, मानो अपनी बगली में चांद ढूंढ रहे। तीसरी कविता है, पुराने तरह की कविता। आओ ना, जैसे परियां उड़कर आती है, जैसे जादू का असर आता है, जैसे कार्य कारण संबंधों का धक्का बताते जीवन में संयोग आता है। कहीं से भी किसी तरह बार बार आने वाली लय की तरह, आओ ना, आओ ना, जैसे सृष्टि में कभी कभी और कहीं कहीं आकाश का मुंह छोड़ शुक्र तारा टूट कर पृथ्वी पर आ जाता है। तमाम सावधानियों को धोखा दे, जैसे आंखों की पपनी पर आती है नींद की छुपी, सेज हो या खाट, जैसे नींद में सपने आते हैं, आओ ना, जैसे नींद में सपने आते हैं, आओ ना। आओ ना, इस कदली बन में पागल करने वाली तेरी याद आती है, जैसे जैसे नबोज सागवन के पेड़ की फुली पर झूमती हवा आती है, जैसे रेत में जल आता है, आओ ना। आकाश में बादल के होने की अनिवार्यता को नकार, बारिश की बूंदे आती हैं, जैसे जैसे बरसात में कभी कभी झक से पीली धूप आती है। जिस गति से ताड़ की फुनगी से टूट ताड़ का फल धरती पर आता है, उसी गति से आओ ना। जैसे चकमक पत्थर के कई बार टकराने पर कभी कभी अग्नि की चमक आती है, जैसे देवता के सामने किए गए सहस्त्र मनोकामनाओं में से कभी कभी कोई मनोकामना पूरी हो जाती है, आओ ना। आओ ना, जैसे असंभवों में संभव आता है, आओ ना, जैसे असंभवों में संभव आता है। कविता लिखते वक्त जब प्रयास करते करते हार जाऊं और कविता न बने, तो मुझे उबारने के लिए जरूरी शब्द बनाओ ना, तो मुझे उबारने के लिए जरूरी शब्द बनाओ ना। जैसे अपने आप कभी पेड़ की डाल से चू महुआ हथेली पर आता है, तुम आओ ना, बिना ख्याल किए कि पूर्णिमा है या अमावस्या, बिना ख्याल किए कि पूर्णिमा है या अमावस्या।
ये कविता है इस संकलन से मैं ये अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ, फिर दूसरे संकलन से पढ़ूंगा। यादों के लिए। हम ट्रेन से गुजरते हैं एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, हमसे छूट जाते हैं अनेक दृश्य, छूटते जाते अनेक दृश्यों में से एक दृश्य के लिए मैं आज तक रुकता हूँ। छूटते जाते अनेक दृश्यों में से एक दृश्य के लिए मैं आज तक रुकता हूँ। बचपन में मैं उड़ाता था हवा में पतंगे, उन पतंगों से मेरी लटाई से कट गई एक सतरंगी पतंग को मैं आज तक करता हूँ याद। सबसे छुपा कर पूछ लेता हूँ, उसके लिए आंखों की कोर पर लुढ़क आए आंसू। मैं नहीं चाहता मेरे जीवन में कोई आए और मुझसे छूट जाए। मैं नहीं चाहता मेरे जीवन में कोई आए और मुझसे छूट जाए। मैं मानता हूँ कि जिन्हें छूटना है वे मेरे जीवन में आए ही नहीं। मैं मानता हूँ कि जिन्हें छूटना है वो मेरे जीवन में आए ही ना, पर न जाने कहाँ से लोग आ जाते हैं और जाने कौन कौन उन्हें भेज देता है। वे आ जाते हैं और फिर छूट जाते हैं। छूटे हुए लोगों में से कुछ के लिए मैं आज तक रोता हूँ। छूटे हुए लोगों में से कुछ के लिए मैं आज तक रोता हूँ। 40 के बाद 50 के आने की धमक के बीच, जब जीवन का पतझड़ अपने आने का देता है संकेत, मैं अपने जीवन से छूट गए लोगों, वस्तुओं, दृश्यों, विचारों, भावों, रंगों, गंधों, स्पर्शों, सबके लिए रुकता हूँ। आज जब छोड़ देना और छूट जाना एक आम बात है, मेरे भीतर तड़फड़ाती मछली के मुंह में अक्सी की तरह फंसी हैं कई यादें। मैं आज भी उन यादों के लिए मैं आज भी उन यादों के लिए अब जो दूसरा इसके पहले का जो संकलन है खुदाई में इंसान, उनसे कुछ कविताएं पढ़ता हूँ। अ, कविता है आप उसे फोन करें। आप उसे फ़ोन करें तो कोई ज़रूरी नहीं कि उसका फ़ोन खाली हो सकता है उस वक़्त वह चाँद से बतिया रही हो या तारों को फ़ोन लगा रही हो सकता है उस वक़्त वह चाँद से बतिया रही हो या तारों को फ़ोन लगा रही हो। वह थोड़ा धीरे बोल रही है। संभव है इस वक़्त वह किसी भौंरे से कह रही हो अपना संदेश। हो सकता है वह लंबी, बहुत लंबी बातों में मशगूल हो सकता है एक कटा पेड़ कटने पर अपने होने वाले दुखों का उससे कर रहा हो बयान। बाणों में बिंधा पखेरु मरने से पूर्व उससे अपनी अंतिम बात कह रहा। आप फोन करें तो हो सकता है एक मोहक गीत आपको थोड़ी देर चकमा दे और थोड़ी देर बाद नेटवर्क बिजी बताने लगे। यह भी हो सकता है एक छली उसके मोबाइल पर फेंक रहा हो छल का पास। और यह भी हो सकता है कि एक फूल उससे कांटे से होने वाली अपनी रोज रोज की लड़ाई के बारे में बतिया रहा हो, या कि रामगिरी पर्वत से चल कोई हवा उसके फोन से होकर आ रही हो, या कि चातक चकवा चकोर उसे बार बार फोन कर रहे हों। यह भी संभव है कि कोई गृहिणी रोटी बनाते वक्त भी उससे बातें करने का लोभ समरण न कर पाए और आपके फोन से उसका फोन टकराए और आपका फोन कट जाए। हो सकता है उसका फोन आपसे ज्यादा उस बच्चे के लिए जरूरी हो जो उसके साथ हंस हंस मलय नील में बदल जाना चाहता है। वह गा रही है किसी साहिल का गीत, या हो सकता है कोई साहिल उसके फोन पर गा रहा हो उसके लिए प्रेम, या कि कोई पपीहा कर रहा हो उसके फोन पर पियो पियो। आप फोन फोन करें तो कोई जरूरी नहीं कि उसका फोन खाली। आप फ़ोन करें तो कोई ज़रूरी नहीं है उसको कि आपका कि उसका फ़ोन खाली।
एक कविता है मथुरा दास की अर्जी। जिसके खिलाफ लिखनी थी अर्जी, उसी से मांगता हूं कागज। जिसके खिलाफ लिखनी थी अर्जी, उसी से मांगता हूं कागज। अर्जी में जिन जिन के दर्ज करने हैं नाम, उन्हीं में से एक से कलम मांगता हूं। वह धीरे से जेब से निकाल कर देता है पार करते। यह अजब रिश्ता है मेरा, मेरे और मेरे शोषकों के बीच। जिनके खिलाफ मुझे कहना है, उन्हीं से मांगने हैं उस कहन के सारे स्रोत। कि जिनके खिलाफ मुझे कहना है, उन्हीं से मांगने हैं उस कहन के सारे स्रोत। मुझे तो लिखना आता नहीं, मैं अपने शोषक के ही एक दलाल से करता हूँ अपने अर्जी लिखने का अनुरोध। मुझे तो लिखना आता नहीं, मैं अपने शोषक के ही एक दलाल से करता हूँ अपनी अर्जी लिखने का अनुरोध। क्या पता ये अर्जी जो रचकर हुई है तैयार, वह कितना उनके खिलाफ है और कितनी उन्हीं के शोषण की प्रक्रिया के पक्ष में लिखा गया एक समर्थन पत्र। चाहे जो हो, मैं वही प्रतिरोध पत्र अपने साथियों को पढ़ाता हूँ, उसे ही अलमारी में सजाता हूँ, उसे ही मढ़वा कर रखता हूँ ड्राइंग रूम में। उसे ही लेकर हमें साजनी है अनवरत लड़ाई, उसी से रथ साजना है, उसी से अर्थ, उसी से ताज हिलाना है, उसी से तख्त। आप माने या ना माने, आज की लड़ाई मथुरा दास की उसी अर्जी पर है। आप माने या ना माने, आज की लड़ाई मथुरा दास की उसी अर्जी पर है। एक कविता है नगाड़े। बजते हैं नगाड़े चारों दिशाओं में। एक नगाड़ा बजता है मुनादी के लिए, एक नगाड़ा गुलबंदी के लिए बजता है। बजाया जाता है शक्तिवानों की जय पर एक नगाड़ा, गड़गड़ करता है एक नगाड़ा सोते को जगाने के लिए। एक नगाड़े में बजती है बधाइयां, एक नगाड़े में जूझता संकल्प बजता है। नगाड़ों के शोर में दिक दिशाएं गूंजती है हे दिक्पाल। नगाड़ों के शोर में दिक दिशाएं गूंजती है हे दिक्पाल। हो सकता है जो नगाड़ा तीरों तलवारों और पांवों के बीच बजे, वही नगाड़ा शासकों के कान के पर्दे फाड़ दे। वही नगाड़ा संभव है नाद और ब्रह्म के बीच बजे। यह सच है कि एक नगाड़ा आदिमता के बीच बजता है। ऐ मेरे कान तो सुनो, एक नगाड़ा आधुनिकता के बीच भी बजता है। हिरनी के नृशंस बद्ध के बाद निकल आए रक्ती मांस के उत्सव में बजता है एक नगाड़ा, तो एक नगाड़ा कहीं न कहीं उसकी मृत्यु के शोक में भी बजता है। तो एक नगाड़ा कहीं न कहीं उसकी मृत्यु के शोक में भी बजता है। दमन करते है बजता है एक नगाड़ा, तो एक नगाड़ा प्रतिरोध के लिए भी बजता है। करते बजता है एक नगाड़ा, तो एक नगाड़ा प्रतिरोध के लिए बजता है। नगाड़े की आवाजों में भेद करना सीख मेरे मन। पृथ्वी के केंद्र पर आजकल बज रहे हैं कई नगाड़े तांडव नृत्य के साथ। पृथ्वी के केंद्र पर आजकल बज रहे हैं कई नगाड़े तांडव नृत्य के साथ। एक कविता है नइस्का न उसका। घोड़े और सवार के बीच विवाद सिर्फ दाम का नहीं था, बल्कि विचार का भी। घोड़े और सवार के बीच विवाद सिर्फ दाम का नहीं था, बल्कि विचार का भी था। सवार उसे वहीं अड़का कर खड़ा रखना चाहता था और घोड़ा आगे बढ़ना चाहता था। सवार उसे वहीं अड़का कर रखना चाहता था और घोड़ा आगे बढ़ना चाहता था। सवार चाहता था कि लोग उसे उसी के घोड़े के नाम से जाने, और घोड़ा था कि न इसका न उसका, सिर्फ
घोड़ा होने को बेताब था। और घोड़ा था कि न इसका न उसका, सिर्फ घोड़ा होने को बेताब था। नाम की फिक्र किसको नहीं होती, वह लोक गाथाओं का अपना नाम हीरामन वापस पाना चाहता था। नाम की फिक्र किसको नहीं होती, वह लोक कथाओं का अपना नाम हीरामन वापस पाना चाहता था। ऐसा नहीं था कि उसे किसी को अपनी पीठ पर बिठाने से चिढ़ थी, पर वह राजा की जगह आदिवासी लड़के को बिछाना चाहता पर वह राजा की जगह आदिवासी लड़के को बिछाना चाहता था। वह यह भी चाहता था कि वन में उदास बैठी लड़की उसे विश्वास में ले ले और अपने प्रेमी के हत्यारों के जाल से छुड़ाने के लिए बोले। वह यह भी चाहता था कि वन में उदास बैठी लड़की उसे विश्वास में ले ले और अपने प्रेमी को हत्यारों के जाल से छुड़ाने के लिए बोले। अब इस संकलन की एक अंतिम कविता इस संकलन से पढ़ रहा हूँ, फिर तीसरे संकलन से 2-3 कविताएं पढ़ूंगा और फिर समाप्त करूंगा। एक कविता है अपेक्षाएं। अ, नहीं, ये जो कविता है जो मैं भी पढ़ूंगा वो पढ़ूंगा धोबी और लेनिन बीच गगन में। धोबी और लेनिन बीच गगन में, एक ओर धोबी रोता है, दूसरी ओर लेनिन। यह इतिहास का कैसा संयोग है, दोनों रोते हैं एक साथ एक ही तरह से। दोनों रोते हैं एक साथ एक ही तरह से, किसको सुनो किसको न सुनो। दोनों की रुलाई में एक ही पीड़ा है, दोनों में छुपे हैं एक जैसे संदेश। दोनों की रुलाई में एक ही पीड़ा है, दोनों में छुपे हैं एक जैसे संदेश। लेनिन की रुलाई में नई दुनिया दुनिया की आलोचना छुपी है, धोबी की रुलाई में शासक के प्रति हाय। लेनिन की रुलाई में नई दुनिया की आलोचना छुपी है, धोबी की रुलाई में शासक के प्रति हाय। दोनों को सुन भी लूं तो उन्हें एक साथ गिनूं कैसे। दोनों को सुन भी लूं तो उन्हें एक साथ गिनूं कैसे। अगर अब भी निकलता हो जनयुग तो बिना संशोधन, बिना अपनी तरफ से फूट नोट टिप्पणी लगाए इन रुलाइयों को कृपया छाप दें अक्षरशः। अगर अब भी निकालता हो जनयुग तो बिना संशोधन, बिना अपनी तरफ से फूट नोट टिप्पणी लगाए इन रुलाइयों को कृपया छाप दें अक्षरशः। एक कविता है माँ का गीत, छोटी कविता है। अगर तू सूर्य होता तो दिन भर आसमान में जलता रहता। अगर तू चांद होता तो पूर्णिमा से एकम तक तुझे रोज रोज कसाई के कत्ते से कटना पड़ता। अगर तू तारा होता मेरे लाल तो मुझसे कितना दूर होता। अच्छा हुआ तू बद्री नारायण हुआ। अच्छा हुआ तू बद्री नारायण हुआ। एक कविता है शब्द पदलम। मैं शब्द हूँ, शंकर के डमरू से निकला और इधर उधर बिखरा। मैं शब्द हूँ, शंकर के डमरू से निकला और इधर उधर बिखरा। न जाने कब कोई इंद्र आए और रात के तीसरे पहर मुझी से अहिल्या का दरवाजा खुलवाए। कोई चांद पर फेंक कर मारे मृगछाल और मेरी ही आवाज आए। गर्दन में शराब का घट बांधे कब कोई सेनापति आए और मुझी से गांवों को जला देने के लिए योद्धाओं में जोश जगाए। मैं शब्द हूँ इसलिए ब्रह्म हूँ।
बीच जंगल में न जाने कब कोई याद, मुझी को सुन सरवर तट पानी पीती हिरनी पर शब्द वेदी बाण चलाए। कब कोई गवैया, कब कोई भाट आए और मुझी से किसी अतताई राजा का इतिहास लिखवाए। मैं शब्द हूँ, मैं नहीं चाहता फिर किसी क्रौंच पक्षी की कराह में बदलना। मैं शब्द हूँ, अजब कसमकस में पड़ा, कहीं मुझे ही सुन, बाग में फूलों में बैठा तक्षक नाग किसी चिड़िया को डसने में सफल न हो जाए। मैं अब भी हूँ पहले की ही तरह अनंत ऊर्जा से भरा, पर कत्थई रंग की तरह उदास, कहीं मेरे ही प्रयोग से कोई इस धरा को भस्म करने का फिर से वरदान न पाए। मैं शब्द हूँ, कहीं मुझी से कोई मनुस्मृति फिर न लिखी जाए। मैं शब्द हूँ, कहीं मुझी से कोई मनुस्मृति फिर न लिखी जाए। कहीं मुझसे फिर न लिख दी जाएं इतिहास की दुर्दांत घोषणाएं। तनाशाहों की कहीं लिख न दी जाएं मुझी से आत्मकथाएं। मैं शब्द हूँ, डरता हुआ, नगाड़ों की गड़गड़ आती आवाज के बीच एक हिरण के मन की तरह अनकता हुआ। एक कविता है चिड़िया रे। चिड़िया रे, चिड़िया होने का अर्थ फाड़ दो। मछली रे, मछली होने का अर्थ काट दो। लड़की, चींदी चींदी कर दो लड़की होने के अर्थ। बकुल के फूल होने के अर्थ को अपने से थोड़ा अलग करो और कमल के फूल की रूप छवियों में नाभियों अपने लिए जगह मांगो। पृथ्वी के नीचे फैली जड़ों, पेड़ों के बिंब में अपने प्रति होने वाले अन्याय के खिलाफ रख दो मांग पर। पत्तियों, उठो और कहो कि फूलों को बनाने में तुम भी शामिल। सभ्यताओं के तत्वों, सब मिलकर सभ्यताओं का अर्थ ही बदल डालो। रागों में पूर्वी राग अपने लिए शास्त्रीय संगीत में जगह मांगो। और फूट नोटों, तुमसे तो मैं कहते कहते थक गया, उठो और धीरे धीरे पहुंच जाओ लेखों के बीच में। कि उठो और धीरे धीरे पहुंच जाओ लेखों के बीच में। एक छोटी कविता है एक छोटी कविता है घर। जहां बिल्ली को खदेड़ता दिख जाएगा खरगोश, वहीं अपना घर बनाऊंगा। जहां बिल्ली को खदेड़ता दिख जाएगा खरगोश, वहीं अपना घर बनाऊंगा। वहीं शीत बसंत लाऊंगा, वहीं लगाऊंगा सेब नारंगी संतरा। वहीं कामधेनु पोसूंगा, वहीं कवियों बुलाऊंगा तुम्हें और काव्य पाठ कराऊंगा। जहां बिल्ली भागती होगी और पीछे से खदेड़ता होगा खरगोश। इस संकलन की अंतिम कविता जो मैं पढ़ूंगा वो है रुलाइका जी। फिर उसके बाद प्रेमपत्र पढ़ के खत्म करूंगा। कई साथी प्रेमपत्र पढ़ने की मांग कर रहे हैं। तो नहीं, आधी रात में रुलाई का पाठ। हाँ, न जाने क्या हुआ, न जाने क्या हुआ पढ़ता हूँ। अ, न जाने क्या हुआ, कल एक राजा नींद में चिल्ला उठा, मंत्रियों, मुझे लोक गाथाओं में जगह चाहिए। चिंतित हुए सारे मंत्री, अधिकारी हैरान। जिसके पास पुलिस है, असंख्य सेना है, जल दुर्ग थल दुर्ग, जिसके पास 64 किले हैं, उस राजा को क्या जरूरत पड़ी लोक गाथाओं में जगह। हुआ गहन विचार, शब्द सत्ता स्मृतियां मिथक गाथा पुराण, पुरखे पुरोहितों ओम ब्रह्म ज्ञान, सबको आमंत्रित किया गया। सबने सुना, सब सोच में पड़ गए।
इस राजा के लिए लोक गाथाओं में कैसे जगह बनाई जाए। चलो यह राज इसी मदारी से जानी जाए। खैर साहब, न जाने कहां से पकड़ एक बाजीगर बुलाया गया, उसे सारी स्थितियों से अवगत कराया गया। सब सुन हंसा मदारी, यह लो, हा हा हा, राजा को भी अब लोक गाथाओं में जगह चाहिए। जगह भी वहां जहां लोक गाथाओं में नायक बैठते हैं। अचानक वह हुआ गंभीर, फिर पूछा, कवियों से बात की? नहीं। लेखकों से बात की? नहीं। गांवों में जिनकी आंखों में डूबता है सूरज, उन बूढ़ी औरतों से बात की? नहीं। तो मूर्खों, राजा के लिए किस तरह और कैसे जगह बनाओगे लोक गाथाओं में? इसके लिए गलियों, पेड़ों, चिड़ियों से बातें करनी होंगी, हवा को समझाना होगा, पानी को मनाना होगा, बीजों को कहीं ले जाकर धीमे से बुझाना होगा, कायाकल्प करना होगा। इतने पर भी नहीं होगा, सबसे बड़ी बात है कि राजा को मरना होगा। अब मैं ये अपनी अंतिम कविता पढ़ रहा हूँ, प्रेम पत्र। प्रेत आएगा, किताब से निकाल ले जाएगा प्रेम, गिद्ध उसे पहाड़ पर नोच नोच खाए। चोर आएगा तो प्रेम पत्र ही चुराएगा, जुआरी प्रेम पत्र पर ही दाव लगाएगा। ऋषि आएंगे तो दान में मांगेंगे, बारिश आएगी तो प्रेम पत्र ही गलाएगी, आग आएगी तो जलाएगी प्रेम, बंदिशें प्रेम पत्र पर ही लगाई जाए। सांप आएगा तो डसेगा प्रेम पत्र, झिंगुर आएंगे तो चाटेंगे प्रेम पत्र, कीड़े प्रेम पत्र ही काटेंगे। प्रलय के दिनों में सप्तर्षि, मछली और मनु सब वेद बचाएंगे, कोई नहीं बचाएगा प्रेम। कोई रोम बचाएगा, कोई मदीना, कोई चांदी बचाएगा, कोई सोना। मैं निपट अकेला, कैसे बचाऊंगा तुम्हारा प्रेम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप सबका, इस संपूर्ण परिवार का आभारी हूँ कि आपने मुझे वक्त दिया और लगभग सवा डेढ़ घंटा हम लोग साथ रहे। इसमें हम लोगों ने बातें की और कविताएं पढ़ी। मेरे पास जो हमारे भाई हैं, हरदेश मेनन जी, विवेक मिश्र जी, दीपक सिंह, सज्जन पोसवाल, गुजराज पांडे, हमारे हरदेश जी, विवेक और ढेर सारे जो अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं, जो बहुत सारे लोग जो ज्वाइन किए हैं, विशाल और उन सब के प्रति, आशीष और जो जितने भी साथी हैं, मैं नाम जितना दिख रहा है उतना ही मैं पढ़ पा रहा हूँ, उन सब के प्रति आभार। और अगर आपके कोई प्रश्न होंगे, अगर कोई बातें होंगी, तो आप मुझे फ़ोन से भी बात कर सकते हैं। आप मुझसे सोनू शर्मा, अनुरागी, सभी लोग, आप लोग मुझसे अपनी बातें कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे आपके प्रश्नों का जवाब देने का। हमसे सहमति कोई ज़रूरी नहीं है सबकी हो, असहमतियाँ होती हैं, प्रीकंसेप्ट नोशंस होते हैं लोगों के अपने मन में एक स्टेreotypical इमेज होती है। कुछ लोग उन उन सब के साथ ही हमें रहना होता है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि हम अपने जिन बातों को हमने कही है, उन बातों को आपको समझा पाऊँ या व्याख्या कर पाऊँ। समझाना तो किसी भी चीज़ के लिए संभव होता नहीं है, लेकिन अपनी व्याख्या कर पाऊँ। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।